Hello students, my name is Anjali. Welcome to my GNU Solution. Students, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका के पार्ट 2, जिसमें हम 2 टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। इससे पहले की जो वीडियो है उसमें मैंने पार्ट 1 डिस्क्राइब कर रखा है, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। आज की वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वे हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी का क्या प्रभाव पड़ा, और लास्ट टॉपिक है हमारा प्रौद्योगिकी परिवर्तन और राज्य प्रभुसत्ता, यानी राज्य की संप्रभुता को प्रौद्योगिकी ने कैसे प्रभावित किया और प्रौद्योगिकी के आ जाने से राज्य संप्रभुता में क्या परिवर्तन आए। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर प्रभाव। देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति प्रक्रिया में कोई भी मुख्य तत्व जो है वो वैज्ञानिक क्षमताओं और प्रौद्योगिकी विकास से अछूता नहीं रहा है, यानी ऐसा कोई भी तत्व नहीं है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रक्रिया में जिसका प्रभाव प्रौद्योगिकी का प्रभाव ना पड़ा हो। तो इसी तरीके से विज्ञान का और टेक्नोलॉजी का प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखा गया है। इसका जो फर्स्ट पॉइंट है, भूभागीय राज्य और अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली का उदय। भूभागीय राज्य का उदय कैसे हुआ और अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली का उदय किस प्रकार हुआ। जैसा कि नई प्रौद्योगिकी ने यूरोप में प्रभुता संपन्न राज्यों के उदय और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बारूद के यूरोप में आ जाने से अब यूरोप वासियों ने घुड़सवार सैनिकों के स्थान पर बंदूकधारी पैदल सेना खड़ी की। ठीक है, अब बंदूकधारी पैदल सेना खड़ी करने से क्या हुआ, यह हुआ कि बंदूकधारी सेना जब खड़ी की गई तो उससे यूरोप के जो पड़ोसी देश है वो स्वयं को असुरक्षित महसूस करने लगे, जिसके कारण वह भी हथियार प्राप्त करने के लिए विवश हो गए। क्योंकि कोई देश इतनी बड़ी संख्या में सैन्य शक्ति खड़ी करता है, ठीक है, बंदूकधारी सेना खड़ी करता है, तो दूसरा देश यह सोचता है कि भाई मेरे पर वो आक्रमण ना कर दे, तो इसीलिए वो भी क्या करता है, वो भी हथियार खरीदता है, ठीक है, और वो भी सेना को खड़ी करने के लिए प्रयास करता है। अब यूरोप ने पैदल सेना तो खड़ी कर दी, ठीक है, बंदूकधारी सेना तो खड़ी कर दी, लेकिन अब धन की अति आवश्यकता थी। सेना को सुसज्जित करने के लिए और सेना का पालन पोषण करने के लिए लागत अधिक लगती थी, और युद्ध के जो परिणाम है वो भी बढ़ रहे थे। युद्ध के बढ़ते हुए खर्च, यानी जब युद्ध होता है तो उसमें बहुत सारे क्या होता है, खर्चे बढ़ रहे थे, जिसके कारण यह हो रहा था, जिसके कारण राजनीतिक परिणाम जो है वो प्रकट हो रहे थे। क्योंकि जब हम एक शक्तिशाली सेना खड़ी करते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है, तो उसके लिए लागत भी बहुत ज़्यादा अधिक लगती है। ठीक है, तो अब लागत को एकत्रित करने के लिए जो यूरोप वासी हैं उन्होंने कर एकत्रित करने का तरीका अपनाया। ठीक है, कि उन्होंने सोचा कि भाई कर एकत्रित करके हम जो है अपनी सेना का पालन पोषण उचित रूप से कर सकते हैं। ठीक है, अब उन्होंने टैक्स एकत्रित करने के लिए, टैक्स कलेक्ट करने के लिए नए नए तरीके अपनाए। 19वीं शताब्दी के अंत तक देखा जाए तो विश्व के सभी प्रदेश जो है, विश्व के जितने भी प्रदेश थे वो यूरोपीय राष्ट्रों के अधीन आ गए थे। ठीक है, क्योंकि जो यूरोप देश है, यूरोप ने परिवहन के क्षेत्र में, संचार के क्षेत्र में, युद्ध सामग्री के क्षेत्र में, इन सभी क्षेत्रों में प्रगति कर ली थी। ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ, जिसके कारण जो अन्य देश है वो यूरोप राष्ट्रों के अधीन हो गए। क्योंकि जब मशीनीकरण का युग आया, औद्योगिक क्रांति आई, तो उससे क्या हुआ, उससे यूरोप जो है वो स्वयं को सुदृढ़ करने में, स्वयं को मजबूत करने में सक्सेसफुल हुआ, जिसके द्वारा अन्य देश जो है यूरोपीय राष्ट्र के अधीन आ गए। अब क्या न्यू टेक्नोलॉजी का सिर्फ पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा यूरोपीय राज्य पर? नहीं, यूरोपीय राष्ट्रों पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ा। जैसे कि न्यू टेक्नोलॉजी ने राज्य प्रणाली की जो संरचना है उसको प्रभावित किया।
क्योंकि जो राष्ट्र की जो आर्थिक और सैन्य शक्ति जो है उस पर भार बढ़ने लगा, जिसके कारण राज्यों की जो अनुपातिक स्थिति है वो काफी प्रभावित हुई। यानी राज्यों की जो अनुपातिक स्थिति है वो डिसबैलेंस हो गई, क्योंकि राष्ट्र पर एक तो आर्थिक प्रभाव भी पड़ रहा था, ठीक है, और सैन्य शक्ति पर भी भार उत्पन्न हो रहा था, ठीक है, भार बढ़ रहा था। के परिणाम स्वरूप यूरोप पर जो भार बढ़ने लगा तो उसका परिणाम यह हुआ कि जो अन्य देश है, ठीक है, अन्य देश क्या करने लगे, अन्य देश जो है वो यूरोपीय राष्ट्रों की इस अवस्था का लाभ उठाने लगे, ठीक है, और लाभ उठाकर उन्होंने स्वयं को विकसित कर लिया। जहां एक तरफ यूरोपीय साम्राज्य का पतन हुआ, वहीं दूसरी ओर अन्य देश जो है वो स्वयं को धीरे धीरे विकसित करने में सफल हुए, ठीक है, जैसे कि ब्रिटेन हो गया, जर्मनी हो गया, अमेरिका हो गया। इन सभी ने अपने देश में टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके स्वयं को विकसित करने में सफलता प्राप्त की। सेकंड पॉइंट है हमारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा अंतरराष्ट्रीय निर्भरता, ठीक है। जब उपनिवेशवाद समाप्त हुआ तब सभी को लगा कि विकसित और विकासशील राष्ट्रों के बीच आर्थिक और प्रौद्योगिकी अंतर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। सबने क्या सोचा, जब यूरोपीय साम्राज्य का जब अंत होगा तब आर्थिक और प्रौद्योगिकी अंतर जो है वो समाप्त हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि विकसित और विकासशील देशों के बीच आर्थिक और प्रौद्योगिकी जो अंतर है वो काफी बढ़ गया, ठीक है, काफी बढ़ गया, जिसके कारण जो विकासशील देश जो है वो विकसित देशों पर निर्भर रहने लगे, ठीक है। अब निर्भरता संबंधों के स्वरूप में परिवर्तन जो है वो निम्नलिखित है कि क्या क्या परिवर्तन आए निर्भरता के स्तर पर, ठीक है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर निर्भरता बढ़ी, उसके कारण जहां एक तरफ दक्षिण पूर्वी एशिया में कुछ देश जैसे कि नए औद्योगिक जो देश है यानी न्यूली इंडस्ट्रियलाइज जो कंट्रीज है वो अपनी प्रौद्योगिकी क्षमता को मजबूत करने में सक्षम हुई, यानी सफल हुई, ठीक है। जितनी भी जो न्यूली इंडस्ट्रियलाइज जो कंट्रीज है वो प्रौद्योगिकी क्षमता में यानी टेक्नोलॉजी की जो क्षमता है उसको मजबूत करने में सक्षम हुई, और उनमें से कुछ वो उच्च प्रौद्योगिकी के महत्वपूर्ण उत्पादक और निर्यातक बन गए, ठीक है। और उनमें से जो दक्षिण पूर्वी एशिया के जो कुछ देश है तो प्रौद्योगिकी क्षमता को मजबूत करने में लगे रहे, ये सारे विकसित देश थे। वहीं दूसरी ओर अगर हम विकासशील देशों की बात करें तो विकासशील देश जैसे कि भारत हो गया, ब्राजील हो गया, ये विकासशील जो देश है वो अपने देश में नवजात उद्योग का संरक्षण करने लगे, यानी वो न्यू टेक्नोलॉजी का अभी आविष्कार करने लगे, यानी धीरे धीरे वो प्रोग्रेस कर रहे थे, ठीक है। अगर हम इंडिया का एग्जांपल ले तो इंडिया ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काफी उन्नति की, ठीक है, जैसे उसने कई उपग्रहों का आविष्कार किया जैसे कि इसरो, ठीक है, इनसैट हो गया, IRS। तो इसी तरीके से जो विकासशील देश जो है वो धीरे धीरे क्या कर रहे थे, प्रोग्रेस कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर वो आयात करने की नीति भी अपना रहे थे, ठीक है, उन्होंने आयात करने की नीति भी अपनाई। जो विकसित देश है उस पर निर्भर थे, क्योंकि कुछ देश के पास हार्डवेयर के सामान नहीं थे, ठीक है, जिसका आयात वो विकसित देशों से करते थे, जिन्हें वे अपने देश में नहीं बना सकते थे, क्योंकि उन्हें बनाने के लिए कुशल कारीगर या माल उनके पास नहीं थे। मान लो कि किसी देश, कोई विकासशील देश है, ठीक है, उसके पास अगर मटेरियल नहीं है तो क्या वो अपने देश में टेक्नोलॉजी का आविष्कार कर सकता है? नहीं कर सकता, ठीक है। और मान लो अगर उसके पास मटेरियल है लेकिन उसके पास कुशल कर्मचारी ही नहीं है तो क्या वो अपने देश में टेक्नोलॉजी का आविष्कार कर सकता है? नहीं कर सकता। जो विकासशील देश जो है वो या तो रॉ मटेरियल के लिए या कुशल कर्मचारी के लिए औद्योगिक राष्ट्रों पर निर्भर थे, क्योंकि किसी एक की अनुपस्थिति में वह अपने देश में प्रौद्योगिकी विकास नहीं कर सकते, यानी वो न्यू टेक्नोलॉजी का विकास नहीं कर सकते। अगर हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में देखें तो 1950 के दशक के अंत तक अंतरिक्ष युग, जिसमें अंतरिक्ष आधारित और भूमि आधारित मौसम, ठीक है, कि भाई अंतरिक्ष आधारित मौसम कैसा है, भूमि आधारित मौसम कैसा है, ठीक है, संचार,
दूर संवेदन और नेविगेशन संबंधी प्रणालियों का आविष्कार किया गया। जैसे कि मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको एग्जाम्पल देके बताया था कि पहले जो मोबाइल फोन है वो पहले कैसे थे, लैंडलाइन थे, उसके बाद कीपैड आया, उसके बाद टच स्क्रीन आया। तो इस तरीके से धीरे धीरे टेक्नोलॉजी में प्रोग्रेस हो रहा है, ठीक है। और पहले आपने देखा होगा कि जो कंप्यूटर है उसकी जो साइज है वो बहुत ज़्यादा लार्ज होते थे और जो स्पेस जो है बहुत ज़्यादा लेते थे। लेकिन आप करंट टाइम में देखोगे तो जो कंप्यूटर का जो साइज है वो भी छोटा हो गया है, ठीक है, और वो स्पेस भी बहुत कम लेता है। तो इस तरीके से जो टेक्नोलॉजी है उसका धीरे धीरे विकास हो रहा है। विश्व में प्रौद्योगिकी प्रणालियों पर निर्भरता में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई, ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप यह हुआ कि संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ्रांस की तरह भारत और चीन भी वाणिज्यिक बाजार में प्रवेश करने के लिए तैयार है। क्योंकि देखा जाए तो भारत और चीन भी विकसित देशों की तरह अपने देश में टेक्नोलॉजी का आविष्कार करने लगा, जिसके द्वारा वह भी प्रणालियों को अन्य देशों में पहुंचाने में मददगार हुआ। अब नेक्स्ट है हमारा सैन्य कार्यों पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी का प्रभाव। अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था में सैनिक शक्ति को महत्वपूर्ण माना गया। अगर हम यूरोपीय साम्राज्य की बात करें तो यूरोपीय साम्राज्य का जो विस्तार है वो पाल नाव से शुरू हुआ, लेकिन प्रौद्योगिकी और विज्ञान के आ जाने से यूरोप ने पाल नाव की जगह वाष्प इंजन का आविष्कार किया। जैसे कि पहले पाल नाव का प्रयोग किया जाता था, यानी पहले बोट का प्रयोग किया जाता था, जिससे क्या होता था, जिससे व्यापार करने में या एक जगह से दूसरे जगह में जाने पर बहुत ज़्यादा समय लगता था। लेकिन जब विज्ञान का उद्भव हुआ तो उससे यूरोपीय साम्राज्य ने वाष्प इंजन का आविष्कार किया। अब इससे क्या हुआ, जिससे एक जगह से दूसरी जगह पे जाने पर जो टाइम है वो हमारा कंज्यूम हुआ। और यूरोप ने अस्त्र शस्त्र में भी बहुत ज़्यादा विकास किया। 20वीं शताब्दी में प्रौद्योगिकी नवीनीकरण प्रोत्साहित करने के लिए संस्थागत प्रणाली की प्रगति ने भी सभी पैरामीटरों जैसे कि हथियार हो गए, ठीक है, उनके साइज, गति, शक्ति या क्षमता बढ़ाने की प्रवृत्ति को भी बढ़ावा दिया। नेक्स्ट है हमारा प्रौद्योगिकी परिवर्तन और राज्य प्रभुसत्ता। देखा जाए तो संप्रभुता पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा कि जब वैश्वीकरण का युग आया, यानी जब ग्लोबलाइजेशन का जब युग आया, तो एक देश से दूसरे देश में जब वस्तुओं का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होने लगा, ठीक है, यानी फ्री फ्लो ऑफ गुड एंड सर्विसेज एंड टेक्नोलॉजी का जब फ्री फ्लो होने लगा, तो उससे क्या हुआ, उससे राज्य की जो संप्रभुता है वो प्रभावित हुई। सूचना की क्रांति और परिवहन के संसाधनों ने इस प्रवाह को और अधिक तीव्र, गतिशील और सघन बना दिया है। जब टेक्नोलॉजी का प्रवाह एक देश से दूसरे देश में होने लगा तो उसके परिणाम स्वरूप राज्य की सीमा के अंतर्गत कुछ गैर राज्य भी घुसे, ठीक है, जो राज्य के अधिकारों को चुनौती प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि जो गैर राज्यकर्ता होते हैं वह राज्य के पूर्ण नियंत्रण में नहीं होते। यानी जो गैर राज्य जो कर्ता होते हैं वो राज्य का कहना नहीं मानते, ठीक है, उनके पूर्ण नियंत्रण में नहीं होते। गैर राज्यकर्ता होते कौन है, तो ये देख लेते हैं। जो गैर राज्यकर्ता है उसमें अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और वित्तीय संस्थाएं आती हैं, अंतर्राष्ट्रीय सरकारें आती हैं, गैर सरकारी संगठन, बहुराष्ट्रीय और परराष्ट्रीय कंपनियां, वैश्विक नागरिक समाज के कार्यकर्ता आदि शामिल हैं। ये सभी जो है वो गैर राज्यकर्ता है, जिसके द्वारा राज्य की संप्रभुता जो है वो प्रभावित हुई है। यानी टेक्नोलॉजी और विज्ञान के आ जाने से जहां एक तरफ मानव के जीवन में क्रांति आई है, वहीं दूसरी तरफ इसने राज्य की संप्रभुता को भी काफी प्रभावित किया है। देखा जाए तो गैर राज्यकर्ता राज्य के नीतियों व कार्यक्रमों को घरेलू रूप से और वैश्विक रूप से, यानी घरेलू और वैश्विक दोनों स्तर पर प्रभावित करते हैं।
ये सभी गतिविधियां राज्य की प्रभुसत्ता को भी सीमित करती है। तो स्टूडेंट्स, आपने देख लिया कि किस तरीके से विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने 19वीं शताब्दी के अंत से लेकर आज तक कितना विकास किया है और विज्ञान और प्रौद्योगिकी में किस तरीके से डे बाय डे प्रोग्रेस हो रहा है। इसके द्वारा मानव की जो दैनिक क्रिया है उसमें काफी चेंजेस आए। वहीं दूसरी ओर विज्ञान और टेक्नोलॉजी के आ जाने से लोगों का जीवन जो है वो असहाय भी हो गया है। तो इस तरीके से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी है और कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो जरूर समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।